Yes. Good morning, students. How are you? Myself, Mr. Rahul Sachdeva, in this institute, ND Ganga Senior Secondary School, Kaithal. Okay. Today, actually, we are going to start the chapter number 12, Electricity of class 10 Science. We have studied the last chapters of the chemistry. Chemistry में chapter number 1, 2, 3, 4 and maybe 5. So in the physics parts we have not done the no one chapter we have not done. So that we are going to start the chapter number 12 electricity. Why we have started electricity? Chapter number 12 electricity हम क्यों start कर रहे हैं? वो हम इसलिए start कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 का इलेक्ट्रिसिटी अगर वेटेज देखा जाए तो 10th के बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका वेटेज ज़्यादा है। ओके। और सेकंड थिंग कि जो वेटेज ज़्यादा है थोड़ा सा टफेस्ट चैप्टर तो नहीं है। टफेस्ट तो हम किसी को भी कह सकते। टफेस्ट की डेफिनेशन अपने आप ही बनती है और अपने आप ही हट जाती है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें समझ में लगता है, उसको समझ में आता है तो वो उसके लिए इजी हो जाता है और जिसको नहीं समझ में आता वो टफेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन फिर भी अब ओवरऑल देखें तो कुछ स्टूडेंट्स इवन मोस्टली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो हम इस चैप्टर को अभी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम रहे, प्रॉपर समय रहे इसको रिवाइज करने का, इसको करने का, ठीक है। और ये एंड टाइम पर ना स्टार्ट हो कि अब आपके पास टाइम ही नहीं है इसको दोबारा से रिवाइज करें। किसी चैप्टर को हम 2-3 बार करेंगे तब जाकर वो हमें चैप्टर परफेक्ट होगा हमारा। उस 2-3 बार करने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंग्लिश मीडियम। In this chapter, firstly we are going to start a video electric current. An electric current. Current क्या होता है? An electric current is the rate of flow of charge. Simply, it is rate of flow of charges। ये रेट किससे बनता है? पर्टिकुलर चार्ज जो फ्लो हो रहा है, जो मूव हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है। इस पूरी सेंटेंस को, पूरे वर्ड को इन वन वर्ड हम क्या कहेंगे? रेट। सो वी कैन ऑल्सो से अमाउंट ऑफ मूविंग charge in particular area with unit time। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द करंट, और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। ओके। So, electric current I, it means I charge Q upon in unit time T. So the I equal to Q upon T। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट जो है वो इक्वेशन है। और अभी तक वैसे हमने अभी तक स्टार्ट किया है। एक बात और पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इन केस कि आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में आपको पुट करिए, अपना क्वेरी पुट करिए, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी वक्त जैसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़ोन करके आप कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप एक बार नहीं, आप 1000 बार पूछ सकते हो। एक बार नहीं, 1000 बार पूछ सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपके माइंड में फिट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटी, एक बार पूछ लिया फिर ऊपर से उड़ गया, आपने पता ही नहीं क्या बोले सर ने, फिर दूसरी बार पूछ लिया फिर पता नहीं, बार पूछते ही रहे, तो
फिर जब हम पूछने लगेंगे तब आपको आना चाहिए वो चीज। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपना बता सकते हैं, ठीक है ना। I equal to Q upon T, that is the equation number 1. So the electric current is what? Electric current is the rate of the flow of charges or amount of the moving charge in a particular area with unit time. The unit of electric current is A, capital A, and we have say ampere. What is it? Ampere. इसकी यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल A. कैपिटल A, इसकी स्मॉल यूनिट्स जो होंगी उसको हम कह सकते हैं मिली एम्पियर। ऐसे तो स्मॉल यूनिट बहुत होगी, लेकिन जो हमारे काम की होंगी जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं या फिर हमारे जो क्लास 10 के अंदर न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसमें, तो मिली एम्पियर, दैट इज कॉल्ड मिली। ये स्मॉल एम है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम यूज करेंगे 10⁻³ एम्पियर। The milli is stand for 10⁻³ मिली जहाँ पर भी होगा हमें उसको 10⁻³ में लेकर कन्वर्ट करना होगा। एंड द अनदर वन इज माइक्रो एम्पियर। व्हाट इज इट? माइक्रो। ये इस तरीके से यू करके बनेगा और थोड़ा सा ये घूमता हुआ बनेगा, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। फिजिक्स के अंदर सिंबल की अपना एक वैल्यू होती है, हम चाहकर भी अपनी तरफ से सिंबल्स नहीं लगा सकते, और अगर हमारा सिंबल थोड़ा सा इधर उधर या कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो अपने आप में एक अलग सिंबल कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। माइक्रो में ये जो है छोटा होएगा, माइक्रो एम्पियर, इसको हम कह देंगे 10⁻⁶ एम्पियर। 10⁻⁶ एम्पियर, यानी कि ये कहाँ पर यूज होगा? जब न्यूमेरिकल पार्ट में जो करंट जहाँ पर यूज हो रहा है, करंट की स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो है एम्पियर। हमें कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसके अंदर अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है करंट की और वो मिली एम्पियर में दे रखी है, तो हमें उसको एम्पियर में चेंज करना होगा। ओके, उसको चेंज करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10⁻³ रखकर कन्वर्ट करना होगा। माइक्रो एम्पियर हमारा हो गया 10⁻⁶ एम्पियर। करंट का सिंबल होता है आई। तो ये कंफ्यूजन पार्ट होता है, कई बार क्या होता है हम आई की जगह पर ए लिख देते हैं, ए की जगह पर आई लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, करंट का सिंबल होगा आई, यूनिट होगी एम्पियर। करंट आई जो होता है इट फ्लो in opposite direction of charges which having negative। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस कौन रखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस। चार्जेस की डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अब चार्जेस फ्लो करें जिस डायरेक्शन में, या फिर हम इस चार्जेस की जगह पर क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हम ये कह सकते हैं कि करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एज अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके ऑपोजिट करंट जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। आपके पास बुक है सामने, उसमें हो सकता है कि कुछ एक दो जैसे लाइंस रह जाए, इंपॉर्टेंट रह जाए, तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, मैं भी अपने सामने एक बुक रख लूँगा, अभी फिलहाल कोई बुक नहीं है, तो बुक रख लेंगे। बुक सिर्फ इसलिए रखेंगे कि अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी तरफ से कोई एक लाइन रह गई, छूट गई, तो वो आपके नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ रह गया फिर रह जाएगा, फिर हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा बेस्ट है कि हम जो कर रहे हैं उसको हम एक बार टैली कर लेते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं, कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर जो भी कोई इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो रह तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन भी कर लेंगे, ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट के साथ में हम करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? Now we are doing the another one topic, electric circuit. It is continuous and closed path. ये continuous या closed path होता है। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या फिर लिंक के थ्रू आपको लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए। और वैसे फिजिकल नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या बाय द वे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। Which and combination of electric and electronic components। थोड़ी सी राइटिंग क्या है, इतनी बड़ी है कि बड़ी जल्दी बोर्ड भर जाता है, फिर हमें इरेज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले से भी प्रिपेयर करके रखूँ तो भी क्या है, 5 लाइनों में मेरा तो बोर्ड भर जाएगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज पाथ। एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, और कॉम्बिनेशन होता है वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, कोई बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स अपने आप में एक थोड़ा सा ह्यूज वर्ड होता है, थोड़ा सोचने में थोड़ा टफेस्ट होता है, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, भाई फिजिक्स आ गई, ठीक है ना। तो आ नहीं गई, मजे हो गए तो फिजिक्स आ गई, कोई बात नहीं। आज फिजिक्स नहीं तो कल आएगी, आज हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो कल फिजिक्स करेंगे, आज फिजिक्स कर रहे हैं तो कल हम बायो करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो होगा इसका,
सिंपली दिस वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। यस, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे सब हम करते जाएंगे। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। सबसे पहले कहा था कि कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस पाथ होगा, क्लोज पाथ होगा। ये कंटिन्यूअस इस तरीके से जाएगा और क्लोज होगा, यानी चारों तरफ से बल्ब फिगर होगा, दैट इट मींस क्लोज फिगर होगा। और ये इसमें से करंट आई निकल रही है। करंट आई इसमें से निकलते हुए थ्रू आउट हियर, यहाँ पर भी करंट आई निकल रहा है और इस तरीके से करते हुए यहाँ पर भी करंट आई निकल रहा है। ठीक है ना? दैट करंट आई, दैट इज द सिंबल ऑफ द करंट, करंट आई इज फ्लो थ्रू दिस क्लोज्ड और अ कंटिन्यूअस पाथ which having the combination of the different electrical or electronics equipments or components। ठीक है ना? सो सबसे पहले हम इस कंपोनेंट की बात करते हैं। तो ये सिंबल होता है, इसको हम रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर। और उसका सिंबल होगा R। ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारे पास V यानी कि वोल्ट मीटर। अब हम इस पर अभी प्रोसीड करेंगे और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली ले रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सर्किट कर रहे हैं। तो ये जाएगा, ये कंपोनेंट लगा है जिसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस। ये कंपोनेंट लग रहा है, A लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज रिटन व्हाट? A। यहाँ पर बीच में A लिखा हुआ है, जिसकी पोलैरिटी है प्लस और माइनस। यहाँ पर जो है ये कंपोनेंट लग रहा है, उसको हम K कहते हैं, K। ठीक है? और यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज सोर्स लग रहा है, बैटरी लग रही है या सेल कह सकते हो या पावर सप्लाई कह सकते हो, जिसको हमने यहाँ पर V दिया है और ये प्लस माइनस यहाँ पर यूज हो रहा है। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सिंपली अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। कुछ कंपोनेंट्स के जो अभी हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, हम उस कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है? सबसे पहला कंपोनेंट आ जाएगा रजिस्टर। क्या आ जाएगा? रजिस्टर। रजिस्टर को हम R से शो करते हैं और इसका सिंबल होगा इस तरीके से। देयर इज टू लेग्स, यहाँ पर दो लेग्स होंगी, एक तो ये लेग हो गई, ये लेग हो गई। इसको हम सिंबल इस तरीके से शो करते हैं और इसको हम रजिस्टर कहते हैं, RESISTOR। ठीक है? ये रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है या फिर फिजिकल कंपोनेंट है जो इजीली हमें मार्केट में अवेलेबल है। ओके, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अब ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर जो है वो कितनी वैल्यू का होना चाहिए, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। गॉट इट माय पॉइंट? इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। यानी कि कितनी वैल्यू का होना चाहिए, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? कितनी रेजिस्टेंस का होना चाहिए पर्टिकुलर। ठीक है? अब यहाँ पर जो है सेकेंडली हमारे पास यूज हो रहा है V। वो क्या होता है? वोल्ट मीटर। दैट V4 वोल्ट मीटर, इसको हम V से शो कर रहे हैं। वोल्ट मीटर इक्विपमेंट है, V क्या है? वोल्टेज है, V4 वोल्टेज। V4 वोल्टेज,
वोल्टेज V, V फॉर वोल्टेज। ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, ध्यान रखना कि जहाँ जो भी चीज़ें लग रही हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस फिजिकल इक्विपमेंट लग रहे हैं। ये इक्विपमेंट हमें मार्केट से मिलता है, ये भी मिल जाएगा हमें, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है हमारे पास। लेकिन ये जो आई नहीं मिलता, ये इक्विपमेंट नहीं है। आई क्या है? करंट है, जो कि इस सर्किट में से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक इक्विपमेंट है जो कि मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज मेजर करेगा। ए फॉर एमीटर, एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। ये अगर वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है तो किस वैल्यू में मेजर करेगा? वोल्ट्स में करेगा, वोल्ट्स में। इस वोल्टेज को हम दूसरे नाम में पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, हमारा जो टॉपिक भी है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, और हमारा जो थर्ड हो गया, ये हो गया एमीटर। क्या हो गया? अमीटर। अमीटर किसको मेजर करेगा? करंट को। ये करंट को मेजर करेगा। अमीटर किसको मेजर करेगा? करंट को। करंट का सिंबल होता है आई। यूनिट क्या होती है? ए, जो कि पहले बता चुका हूं मैं। तो फिर क्या एम ए जो मैंने आपको बताया था, ये एम ए, क्या ये करंट की यूनिट नहीं होती? भाई यूनिट तो एक ही होनी चाहिए। यस, दिस वन इज ऑल्सो यूनिट, दिस वन इज ऑल्सो यूनिट, लेकिन ये उसकी छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। जैसे लेंथ में 1 किलोमीटर भी होता है और 1 मीटर भी होता है, तो दोनों ही लेंथ की यूनिट्स हैं, बट मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर उससे उसकी कंपैरेटिवली बड़ी यूनिट है। ठीक है ना, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट होगी, वो एम्पियर होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए अपनों को आगे न्यूमेरिकल करने हैं, अपनों को प्रोसीड करना है। इसकी छोटी यूनिट होगी अपने पास एमए यानी मिली एम्पियर। उसके अलावा क्या होती है? माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एमीटर, एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट को मेजर करेगा। करंट आई। ये हो गया, ये क्या चीज होगी भाई? ये भी है, वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर। ये वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, कि फिजिकल कंपोनेंट है जो मार्केट में खरीद सकते हैं। तो ये है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर यानी V से हम शो करेंगे प्लस और माइनस। ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, ये होगा एमीटर प्लस माइनस। अब इसकी बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में यहां पर लिखा नंबर 4 जो होगा वो होगा क्लोज्ड स्विच, बंद स्विच, क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच को हम इस तरीके से शो करते हैं। ये है क्लोज स्विच का सिंबल है, और इसको हम K से शो करते हैं। ये K से शो करना कोई जरूरी नहीं है, बस ये इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बुक के अंदर K लिखा हुआ है, यहाँ पर हम K से अलग करेंगे, तो यहाँ पर हम K से ये पॉइंट 4 क्या था? क्लोज स्विच का। क्लोज स्विच का सिंबल ये रहेगा, इसको हम K से शो कर सकते हैं। मैंने भी आपको बताया K जो होगा, K हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि बुक्स के अंदर K यूज किया हुआ है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम उसको K यूज करें। एक्चुअली K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है कुंजी, तो कुंजी का मतलब होता है स्विच, तो इसको इसीलिए K से ही कर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस आप तो ये याद रखना, बस K रखना है अपनों को, बाकी इससे अपनों को और उससे ज़्यादा इससे अपनों को कोई मतलब नहीं है, कोई न्यूमेरिकल मतलब नहीं है। अपनों को तो ये सिंबल पता होना चाहिए, K पता होना चाहिए, और ये सिंबल है क्या ये पता होना चाहिए। क्लोज्ड स्विच है, यानी एक ऐसा स्विच जो कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब अगर ये क्लोज्ड होगा तो यहाँ पर होगा पॉइंट। क्या होगा यहाँ पर? पॉइंट। और अगर ये ओपन होगा, यानी कि अगर इन केस ओपन स्विच होगा यहाँ पर, तो उस केस में ये दो ब्रैकेट्स होंगे, यानी पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट हटा दिया जाएगा। यानी कि अब मैं आगे इसको पॉइंट हटा दूं, नाउ दिस इज कॉल्ड द ओपन स्विच, और अगर पॉइंट रख दूं, नाउ दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड स्विच। ठीक है ना, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आप पूछ सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए।
क्योंकि अगर फिजिक्स में हम स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा लूज हो गए या फिर स्टार्टिंग में हम नहीं समझ पाए तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम होनी है, डेफिनेट प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आता है, लाइट वाला चैप्टर आता है। दीज चैप्टर्स आर वेटेज, हैविंग द वेटेज चैप्टर। ये बहुत अच्छे चैप्टर है, वेटेज चैप्टर है, यानी अगर केवल इन चैप्टर्स पर अपनी कमांड रखें तो हम काफ़ी हद तक अपने स्कोर्स को, अपने जो 10th के जो साइंस के स्कोर को है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स पर अपनों को फुल्ली कमांड चाहिए, इसलिए इन चैप्टर्स को मैं थोड़ा सा जल्दी और पहले ले रहा हूँ ताकि आपके पास थोड़ा समय बचे इनको वापस रिवाइज करने का, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करने का, ठीक है। और मेरे पास भी टाइम बचे कि मैं आपके इसके टेस्ट ले सकूँ, ओके, ठीक है। चलो ये हो गया क्लोज्ड स्विच, ये हो गया अपना ओपन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये जो वायर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है, ये टच है। अगर ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये क्या है, क्लोज्ड है। और ये क्लोज्ड फिगर, तो इसका मतलब करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये भी आपस में कनेक्टेड ही मानी जाती है, ठीक है। और अगर इसको मैं ओपन कर देता हूं तो इसका मतलब अब हमने यहां से जो वायर है वो ब्रेक कर दी है, तोड़ दी है, ठीक है ना। तो यहां से हमने जो वायर है वो क्या कर दी है, ब्रेक कर दी है। अगर हमने यहां से वायर ब्रेक कर दी, तोड़ दी, तो करंट आई फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं होगा, कंटिन्यूअस एंड क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा क्योंकि यहां से टूट चुका है। तो इसलिए अब हम इसको क्या रखेंगे, क्लोज्ड स्विच रखेंगे ताकि ये कनेक्टेड रहे, ओके। तो अभी सिंपली इतनी सी बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, इस पर वर्क करेंगे। V कैसे होगा, इसकी पोलैरिटी कैसे लगेगी, एम्पियर, ये एमीटर जो है एमीटर की पोलैरिटी कैसे लगेगी, ठीक है ना। और ये कौन कौन से होते हैं, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, उसके बारे में हम आगे प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि बुक के अंदर हो सकता है पहले ये चीज़ हो फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन हमें ऑर्डर से इतना जरूरी नहीं, मतलब नहीं रखना। आप लोगों को तो ये ध्यान रखना है कि क्या करवाया जा रहा है, कितना करवाया जा रहा है, कैसा करवाया जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको फॉलो करो। पर्टिकुलर वो टॉपिक जो भी टॉपिक हो रहा है वो टॉपिक आपके बुक के अंदर है, उसको रीड करो, फिर प्रॉब्लम होती है तो पूछो। अब वो टॉपिक आज पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। आज ये कर रहे हैं तो अगला वाला बाद में आ जाएगा, वो वाला पहले कर लें तो वो बाद में आ जाएगा, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। Now we are going to start the topic potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टेज, जिसका सिंबल होगा V। अब इसको कैसे लिखा जाएगा कि फॉर एग्जांपल 5V है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू 5V। अब इसको फॉर्म में क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट्स, क्या लिखेंगे, वोल्ट्स। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा जाएगा तो हम उसको वोल्ट्स करके लिखेंगे, 5 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स। कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो कितने अपनों को वैल्यू दे रहा है, वो हमें 6 वोल्ट दे रहा है, वो हमें 5 वोल्ट दे रहा है। हमारे घर में जो डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, डोमेस्टिक जो हमारे घर में लगा होता है सर्किट, उसके अंदर जो वैल्यूज आती है वो 220 वोल्ट आती है। कितनी आती है, 220 वोल्ट। अब हम इसको वोल्ट करें, वोल्ट करें, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है, ठीक है ना। तो
ये चीज, ये दैट इज द वैल्यू, बट दिस इज द वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है वोल्टेज। ये वोल्टेज कितना आता है भाई? अपने घर में कितना वोल्टेज आता है? हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे घर में? हमारे घर में 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मैंने सिंपली एक बार स्टार्टिंग के अंदर एग्जाम समझा दिया कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास चौक है। अब ये चौक को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास एक ट्यूब है, पानी वाली वाटर, जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। ये एक ओपन होलो ट्यूब है जिसके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखता हूँ इस तरीके से, तो क्या इसमें से वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा। वो वाटर क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि उस पर कोई अलग से प्रेशर ना डाला जाए। अब वो यहाँ पर पानी है, जब तक हम यहाँ से कोई और प्रेशर ना करें, किसी भी रूप में प्रेशर हो, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हम उसको फूंक मारें या फिर अलग से वाटर दें, या किसी भी फॉर्म में हम प्रेशर करें, बट जब तक प्रेशर नहीं करेंगे तब तक वो वाटर आगे फ्लो नहीं होगा। अब अगर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, लाइक दैट दिस, टिल्ट कर देते हैं, इसको कहेंगे झुका दिया, टिल्ट कर दिया, तो अब ये वाटर जो है वो इस तरफ फ्लो होगा। वाटर क्या होगा? इस तरफ फ्लो होगा, विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी प्रेशर के वो इस तरीके से यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये जो वाटर जो फ्लो हो रहा है अंदर का, ये मान के चल लो कि ये क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। ये क्या चीज़ है? एक कंडक्टर वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। एक कंडक्टर सिंपल आयरन की है, कोई और मटेरियल की जो कंडक्टर है वो वायर है, और उसमें से जो है वो करंट फ्लो हो सकता है। इसके अंदर जो वाटर है वो क्या है? चार्ज है। अब हम इस चीज़ को बोर्ड पर देखते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं इसके दोनों। माना कि यहां पर क्या है? 5 वोल्ट वोल्टेज है, और यहां पर क्या है? 3 वोल्ट वोल्टेज है। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कुछ न्यूमेरिकल नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट वोल्टेज है। पोटेंशियल या फिर वोल्टेज जो है वो यहाँ पर क्या है? 3 वोल्ट है। तो यानी कि अब ये किस तरीके से है? ये इस तरीके से है कि ये जो ट्यूब है वो कुछ ऐसे हो रही है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया हायर, ये क्या हो गया? लोअर, ये हो गया हायर, ये क्या हो गया? लोअर। अब हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ वाटर फ्लो हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? ये वाटर फ्लो हो रहा है। मान लो कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ये हो गया E और ये माइनस। नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा। बता चुका मैं आपको, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन E फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में ही तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ये जहां जाएंगे वो वहां पर वो हो जाएंगे, तू जहां जहां चलेगा मैं वहां जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। और आपको मैंने बताया कि ये जो फ्लो हो रहे हैं ये क्या है? पूरा दैट इज कॉल्ड द चार्ज। ये क्या? इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो मैं इसको Q कह सकता हूँ। Q4 क्या होता है? Q4 चार्ज। Q का मतलब चार्ज, यानी पूरा क्या है? चार्ज होगा। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। करंट फ्लो विल इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और अ चार्ज। तो यहां इस तरीके से जा रहा है, तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है ना। करंट कैसे फ्लो होगा?
करंट फ्लो हुआ है और इन दोनों में जो डिफरेंस है, देयर इज अ वोल्टेज 5 वोल्ट, देयर इज अ वोल्टेज 3 वोल्ट, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा इन वोल्टेजेस में, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों वोल्टेजेस में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर डिफरेंस होगा तो ही तो ये वर्क होगा, ये वर्क होगा तभी तो वो करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, जब बराबर होगा या फिर कि ये इस तरीके से पाइप है और ये बिल्कुल इक्वल है, जब तक कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा तब तक ये पानी तो यहीं का ही रहेगा, तो ये यहीं तक ही नहीं रहेगा, फ्लो होगा ही नहीं, कुछ भी वर्क नहीं होगा। ओके, सो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे वर्क को हम कहते हैं W। W का मतलब होगा वर्क डन। W क्या होगा? वर्क डन। ओके, किस लिए वर्क डन? एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर चार्जेस को फ्लो करने में जो वर्क लग रहा है, चार्जेस को फ्लो करने में, चार्जेस को फ्लो कहां से? एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट पर जो चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको करने में जो काम किया जा रहा है वो होगा वर्क डन। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अभी अपॉन का मतलब क्या होता है? पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन लग रहा है वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होगा। तो मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर है तो आप मेरे से बिल्कुल बेफिक्र पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो आप, करंट कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है? कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू तक फ्लो हो रहा है। तो ज्यादा है, इस ज्यादा को हम क्या कहेंगे? प्लस, कम को क्या कहेंगे? माइनस। अब सर्किट पर आते हैं। सर्किट वाला फिगर आपने बनाया था, उसमें ध्यान से देखना, जो हमने नीचे ये बनाया था इस तरीके से, ये सिंबल हमने सर्किट के अंदर बनाया है, इसको हमने नेम दिया V। V यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस, ये छोटे वाले का होगा माइनस, बड़े वाला को हम क्या लिखेंगे? प्लस। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो दैट इज द लैग, इसको हम लैग कहेंगे। तो ये वाला जो है वो पॉजिटिव लैग होगा, स्मॉल क्या होगा? नेगेटिव लैग होगा। और करंट उस सर्किट के अंदर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है। यानी कैसे जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखो करंट कैसे जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है ना। तो इस ये कारण है कि यहाँ पर जो है करंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस डायरेक्शन में जा रहा है? करंट विल फ्लो थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पार्ट। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट आप अगर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो और इस करंट को आपने अगर गलत ड्रॉ कर दिया तो आपका सर्किट डायग्राम गलत हो जाएगा। ये करंट इस तरीके से फ्लो नहीं होगा। ठीक है। Now the potential difference is what? The potential difference is what? A work done for carrying a 1 coulomb of charge in particular time period. So that is the work done upon the charge. अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? V। वर्क डन को हम क्या कहेंगे? W। चार्ज को क्या कहेंगे? Q। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आ जाएगा। हमने इससे पहले भी एक इक्वेशन की है, रिलेशन की है, ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास रिलेशन पे रिलेशन आएंगे।
यानी कि हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, वैल्यू आएंगी, हमें उस चीज़ को याद रखना है ताकि हम न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है, V = W/Q। अब 1V का मतलब क्या है? 1V, अगर मैं यहाँ पर 1V लगा देता हूँ, दैट इट मीन्स 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा? जब एक वर्क डन लगेगा। अब मैं इसको इस फॉर्म में ले लूँ, इससे पहले मैं आपको यूनिट फॉर्म में बता देता हूँ। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये वोल्टेज है, इसकी यूनिट V ही होती है। यहाँ पर जो वर्क डन है, ये क्या है? वर्क डन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन, और ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। इस वर्क डन की यूनिट क्या होगी? जूल। क्या लिखेंगे? जूल। ध्यान रखना, जूल नहीं कहेंगे, जूल कहेंगे। J-O-U-L, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलॉम। C-O-U-L-O-M-B, C-O-U-L-O-M-B। तो ये क्या होगी? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलॉम। तो हम इसकी यूनिट को क्या लिखेंगे? जूल। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमने वोल्टेज ले ली है। Q होगा, चार्ज होगा, उसकी यूनिट को कहेंगे कूलॉम। कूलॉम को, जूल को हम J से शो कर सकते हैं, कैपिटल J। कूलॉम को हम शो करते हैं कैपिटल C, कैपिटल C से शो करते हैं। जूल को हम कैपिटल J से शो करते हैं। तो 1 वोल्ट यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा? वर्क डन। वर्क डन क्या हो गया? जूल अपॉन चार्ज क्या हो गया? कूलॉम। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रख रहा है, तो इसका मतलब 1 कूलॉम चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है? 1 जूल है। यानी कि 1 कूलॉम चार्ज को मूव करने में जो 1 जूल वर्क डन लग रहा है वो होगा 1 पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्टेज। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट 1V = 1J/1C। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 वोल्टेज इक्वल टू J, 1 भी लिख सकते हैं आगे, अपॉन C। अब इसको मैं ऊपर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -1। यानी कि 1 वोल्टेज क्या होगा? 1 जूल। अब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही सेम सिचुएशन आनी है। ठीक है ना? तो हम 1 से अब लिखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, जो हम समझना चाहते हैं वो चीज देखिएगा। तो 1 वोल्टेज क्या होगा? जूल कूलॉम। इसको हम कहेंगे जूल कूलॉम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जूल पर कूलॉम, यानी ये नीचे चला गया पर कूलॉम, तो ये चीज ऊपर चली गई तो ये -1 होगी। -1 क्यों हुई? क्योंकि C के ऊपर जो यूनिट मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? 1। C के ऊपर 1 मानी जाती है, ये ऊपर चल के क्या हो जाएगी? -1। तो यानी कि 1 वोल्ट की वैल्यू ये भी हो सकती है और 1 वोल्ट की वैल्यू ये भी हो सकती है। दे बोथ, this one and this one, they both having the same meaning, same sense. Okay? Yes. कुछ वैल्यूज हैं जो अपनों को याद रखनी है, ध्यान में रखना है। वो वैल्यूज हैं 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन E के ऊपर नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है। अब 1 E ही लिखा हुआ है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज रखता है, इस चार्ज की एक वैल्यू होती है, तो वो चीज हम कर रहे हैं। दैट 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग द चार्ज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? चार्ज यानी कितना Q होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, यानी कैपिटल C होती है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके
डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसके अंदर ये वैल्यूज हो सकता है कि आपको ऑलरेडी दे रखी हो नीचे हिंट बॉक्स में, लेकिन नहीं भी दे रखी होगी तो भी सही है, आपको खुद को याद होनी चाहिए और ध्यान रखना कि ये नहीं भी दे सकते हैं तो हम इसको रखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज रखता है एंड 1 कूलम्ब चार्ज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं? 6.24 into 10⁸18 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर, हम जहाँ पर हमें इसकी वैल्यू रखनी होती है हमें उसकी रख लेते हैं, जहाँ इसकी रखनी होती है वहाँ इसकी रख। तो ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज कितना है उसकी वैल्यू तो है ये सबसे पहले नंबर पॉइंट पर, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर चार्ज इकट्ठे मिलकर 1 2 3 कई सारे इकट्ठे मिलकर एक चार्ज बन गया, एक चार्ज बन गया, तो अगर अपनों को ऐसे एक 1 चार्ज सी मतलब चार्ज नहीं है, ध्यान रखना सी क्या है कूलम्ब है, 1 कूलम्ब चार्ज, और एक कूलम्ब अपनों को अगर चार्ज मिल गया, अब वो एक कूलम्ब चार्ज लेने के लिए अपनों को ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, अपनों को ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे जिसको कलेक्ट करके हम 1 कूलम्ब चार्ज मिल सके। तो द 1 कूलम्ब चार्ज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6.24 into 10⁸18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब फर्दर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इवन, और अगर हो रही है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड या अपलोड उसको देखने से पहले आपको कम से कम एटलीस्ट ये वीडियो को रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये रिवाइज नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो केवल देखोगे, समझ नहीं पाओगे इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टू रिवाइज ईच एंड एवरी पॉइंट्स रेगुलरली फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन पार्ट जरूरी है। आज जितने भी मिनट्स की ये बनी है वीडियोस, इस वीडियोस को आपको बनाने में इसको रिवाइज करने में थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि आप ये समझ चुके हो। इनको रिवाइज करना, समझ में रखना और थोड़ा सा दिमाग में भी फिट करके रखना। केवल ये नहीं रिवाइज कर लिया, रीडिंग कर ली, बस रीडिंग नहीं चाहिए, अपनों को थोड़ा माइंड में फिट करके रखना, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, 100% नहीं फिट हो सकता तो कम से कम एटलीस्ट 50% तो फिट होगा, क्योंकि अभी का अगर हम एक रेशियो निकालें तो हो सकता है आपको 40% याद हुआ हो, फिर उसके बाद आप रिवाइज करोगे 50% हो जाएगा, फिर उसके बाद आप वापस एक बार और उसको दिमाग में फिट करके फिर सोचोगे तो फिर वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, 70% हो सकता है, ठीक है ना। और 100% तो कब होएगा, जब हम उसमें परफेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे हम जो टॉपिक्स करेंगे वो हम करेंगे कि पर्टिकुलर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, किस तरीके से ये कैलकुलेशन आई है 6.24 into 10⁸, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, माना कि छोटा टॉपिक है और इसका वेटेज कम है, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक ही नंबर का ही आता है ये, और लेकिन एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है और एग्जाम में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है उसके बाद हम ओम्स लॉ करेंगे। ओम्स लॉ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ आता है, ओम्स लॉ के बेस पर ही सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, ओम्स लॉ के बेस पर ही हमारे जो है रजिस्टर जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ हमारी वो उस पर बेस्ड है पूरा ओम्स लॉ पर, तो हम ओम्स लॉ करेंगे, ठीक है ना। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख लीजिएगा। ओके, बाय।